कैसे हो सब? मस्त। बढ़िया। ओके, एक 2 महीने वेट करते हैं और स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएंगे शायद। एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके। चलो एवरीवन, हम स्टार्ट कर देते हैं। आज शायद से स्ट्रेंथ कम ही रहेगी। देन एक और बात, आज हम फर्स्ट कोडिंग टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं। ओके। आई थिंक सबकी बेसिक असाइनमेंट्स 1 और 2 अच्छे से कंप्लीट हुई है, सबको क्लियर है। करेक्ट एवरीवन? जो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चंस आपके फर्स्ट और सेकंड असाइनमेंट में थे, उसके बेसिस पे अगर हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो आई डोंट थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। करेक्ट है? ओके। कल मैंने आपको ईफेल्स की असाइनमेंट शेयर की थी। कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए आपके? 8 क्वेश्चंस। ओके, नाइस। किसी को कोई डाउट है उस क्वेश्चंस में, उस असाइनमेंट में? ओके सर्जना। 7 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस। ओके, नो प्रॉब्लम। सो अप्रोक्सीमेटली सबके 8 क्वेश्चंस कंप्लीट है। अब प्लीज मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट है उस क्वेश्चंस में, उस असाइनमेंट में?
11th एक्सप्लेन करो। ओके, जस्ट अ मिनट। आपके सामने मैं असाइनमेंट ओपन कर रही हूँ सो दैट आपको वो देख के कहीं पे कुछ डाउट लगता है तो आप बता सकते हो मुझे। यस सबूरी। ओके, स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? यस, लेट्स स्टार्ट। 11th क्वेश्चन में उन्होंने बताया एक्सेप्ट एज ऑफ 5 पीपल। 5 लोगों का एज अगर हमें स्टोर करना है तो हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए? इफ यू वांट टू स्टोर एज ऑफ 5 पीपल, 5, perfect. So can I say age 1, age 2, age 3, age 4, age 5? ऐसे 5 वेरिएबल्स हम लेंगे। यस, इन पांचों वेरिएबल्स में उन 5 लोगों के एज आपको स्टोर करने हैं, ठीक है? देन हर एक वेरिएबल के लिए यू हैव टू चेक दैट एज इज बिलो 12 है या अबव 59 है या इन बिटवीन है। हर एक वेरिएबल के लिए आपको सेम प्रोसेस रिपीटेटिवली करनी है। डोंट वरी, इसके लिए हमारे पास जल्दी ही न्यू, क्या कह सकते हैं, मतलब ये जो रिपीटेटिव टास्क अभी तक हम करते आ रहे हैं, उन रिपीटेटिव टास्क को कम करने के लिए अपने पास एक कंसेप्ट है, वो जल्दी ही इंट्रोड्यूस होगी। लेकिन वो इंट्रोड्यूस होने से पहले फंक्शंस है, लूप है, राइट? ये दोनों टेक्निक्स है। लेकिन ये दोनों टेक्निक्स कितनी औसम है ये तभी पता चलेगा जब हमने बहुत सारा रिपीटेटिव काम किया है। दैट्स वाई ये रिपीटेटिव टास्क अभी के लिए कर लो। जैसे मैंने कहा कि हर एक एज के लिए आपको चेक करना है कि भाई एज बिलो 12 है, अबव 59 है या फिर इन बिटवीन है। सिंपली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब यहाँ पे मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल एज 1, ठीक है? सो अपने पास जो प्राइस है टिकट की वो प्राइस एक ही रहेगी। डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है तो उनके लिए एज डिफरेंट रहेगा, लेकिन जो टिकट की प्राइस है वो प्राइस सेम है। तो आपको प्राइस 1, प्राइस 2, प्राइस 3 ऐसे एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं, प्राइस एक ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं कंसिडर कर लेती हूँ प्राइस इज 100 रुपीज, ठीक है? सो आई चेक कि एज लेस देन 12 है क्या। इफ एज इज लेस देन 12 तो उन्होंने कंडीशन क्या बताई है भाई? एज अगर बिलो 12 है तो 30% डिस्काउंट, करेक्ट? अगर 100 रुपीज टिकट है, एज लेस देन 12 है, तो टिकट की प्राइस क्या हो जाएगी? क्या लगता है? परफेक्ट, 70 रुपीज। लेकिन ये वैल्यू स्टोर करने के लिए अपने पास एक वेरिएबल होना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ P1 इज इक्वल्स टू 70। हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे 100 पता है इसलिए मैंने डायरेक्टली 70 लिखा। आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट प्राइस इनटू, जब भी हम कहते हैं ना कि 70%, सॉरी 30% डिस्काउंट है, इसी का दूसरा मीनिंग होता है कि भाई 30% डिस्काउंट है, दैट मीन्स यू हैव टू पे 70% प्राइस। तो मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ प्राइस माइनस प्राइस इंटू 30%, दैट इज 0.3। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मेरा काम बढ़ रहा है, राइट? सो व्हाट आई विल डू, आई विल डायरेक्टली राइट प्राइस इंटू 0.7। तो मुझे 70% अमाउंट मिल जाएगी, मेरा काम बेसिकली कम हो रहा है। एज अगर बिलो 12 है, P1 इज इक्वल्स टू प्राइस इंटू 0.7। यूजिंग एलसिफ लैडर वी आर गोइंग टू चेक एलिफ एज ग्रेटर देन 59 है क्या। इफ एज इज ग्रेटर देन 59 तो 50% डिस्काउंट है। 50% डिस्काउंट है, इसका मतलब हमें कितनी प्राइस पे करनी है? 50%। So we can directly write P1 is equals to
प्राइस इंटू 0.5। एल्स अगर एज लेस देन 12 नहीं है, ग्रेटर देन 59 नहीं है, इसका मतलब इन बिटवीन है। इन बिटवीन है तो एज इट इज प्राइस पे करनी है, दैट्स व्हाई P1 इज इक्वल्स टू प्राइस। ये हुआ एज 1 के लिए। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे 1 लिखना रह गया। ये प्रोसेस आपने एज 1 के लिए की, सेम हमें प्रोसेस एग्जीक्यूट करनी है फॉर एज 2। यहाँ पे आ जाएगा बस एज 2। अगर सेकेंड एज है तो ये जो प्राइस हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी सेकेंड रहेगी। सो यहाँ पे हमें P2 ये वेरिएबल यूज करना है, ठीक है। एज 2 के लिए ये कैलकुलेशन। सो एज 1 के लिए आपको प्राइस 1 मिलेगी, एज 2 के लिए प्राइस 2 मिलेगी, एज 3 के लिए प्राइस 3 मिलेगी। एट द एंड वी आर गोइंग टू राइट टोटल प्राइस इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5। ओके, क्लियर है एवरीवन? 11th क्वेश्चन। यस, चलो और कोई क्वेश्चन? 13th क्वेश्चन क्लियर है आपको? ओके, 12th क्वेश्चन में देयर इज वन कंसेप्ट नोन एज पैलिंड्रोम। आपको पता है व्हाट इज पैलिंड्रोम नंबर? नो, दैट इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर। ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स नंबर अगर एग्जैक्टली इक्वल है ना तो उसे पैलिंड्रोम कहते हैं। 1 to 1 इज द पैलिंड्रोम नंबर, क्योंकि 121 इसका रिवर्स अगर हम फाइंड आउट करते तो वो 121 ही रहेगा। 4224 इसका रिवर्स करेंगे 4224 ही रहेगा। सो ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स नंबर अगर एग्जैक्टली इक्वल है देन दैट इज नोन एज पैलिंड्रोम, ठीक है। ओके एवरीवन, थम्स अप देने की आदत डाल लो, ओके। जब तक आपसे कंफर्मेशन नहीं आता ना मैं ओके ओके ही करते रहती हूँ। हाँ, वेरी नाइस। चलो, 13th क्वेश्चन क्लियर है? थर्टींथ लास्ट है अपना। एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन 9th क्वेश्चन, 8th एंड 9th ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर है क्या? एट्थ एक्सप्लेन करना, ओके। 8th क्वेश्चन में हम यूजर को प्रॉम्प्ट करेंगे, ओके। प्रॉम्प्ट करेंगे इन द सेंस वो जो इनपुट के थ्रू मैसेज देते हैं ना, तो वो मैसेज हम देंगे यूजर को, एंटर यूजर आईडी। फिर यूजर आईडी एंटर करेगा अपना यूजर, वो एक वेरिएबल की हेल्प से स्टोर करेंगे। देन मैसेज प्रिंट करेंगे एंटर पासवर्ड। यूजर अगेन पासवर्ड देगा, पासवर्ड एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब यूजर आईडी एंड पासवर्ड दोनों भी कौन से डेटा टाइप में हो सकते हैं बताओ आप? आपको क्या लगता है यूजर आईडी एंड पासवर्ड कौन से डेटा टाइप में रहेगी? नंबर स्ट्रिंग, ओके। सिंबल्स, सो कैन वी जस्ट से स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग में हम कैरेक्टर्स, नंबर्स और स्पेशल अपने जो कैरेक्टर्स रहते हैं, सिंबल्स जिसे हम कहते हैं, ये सारी चीजें स्ट्रिंग में स्टोर हो सकती है। ABCD, देन हैशटैग, @ डैश, अंडरस्कोर,
देन 1 2 3 4, ये सारी चीजें एज अ स्ट्रिंग हम स्टोर कर सकते हैं। सो बेसिकली यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों के लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप रह सकता है। यस। अब जनरली होता क्या है, जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो लॉग इन करने के लिए, तो आप कुछ तो यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर कर रहे हो। ये यूजर आईडी और पासवर्ड डेटाबेस में कुछ तो डेटा है उसके साथ कंपेयर हो रहा है। अभी अपने पास डेटाबेस है क्या? नो, डेटाबेस नहीं है। लेकिन हम हार्ड कोडेड वैल्यूज लिख सकते हैं क्या? जैसे कि कैन आई डायरेक्टली राइट यूजर आईडी, ये यूजर आईडी वेरिएबल है, विच इज मतलब इसमें हमने यूजर ने दी हुई वैल्यू स्टोर की है। सो यूजर आईडी एग्जैक्टली इक्वल्स टू यूजर, ऐसे चेक कर सकते हैं। आपका यूजर नेम कुछ भी हो सकता है जो इस डबल कोट्स में आप लिखोगे। सो यूजर ने दिया हुआ यूजर आईडी एग्जैक्टली इक्वल्स टू आपको जो एक्सपेक्टेड है वो यूजर आईडी। ये अगर मैच हो जाता है तो यूजर आईडी करेक्ट है। लेकिन सिर्फ यूजर आईडी करेक्ट होके चलेगा क्या? नहीं, पासवर्ड भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एंड ऑपरेटर, बिकॉज दोनों भी कंडीशंस कंपलसरी ट्रू चाहिए। जब ये कंपल्शन होता है कि बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू, देन वी आर गो फॉर एंड ऑपरेटर। सो यूजर आईडी एग्जैक्टली इक्वल्स टू यूजर। फिर यहाँ पे अपने पास एक वेरिएबल है पासवर्ड, जिसमें यूजर ने एंटर किया हुआ पासवर्ड हमने स्टोर किया है। लेट्स चेक वो पासवर्ड एग्जैक्टली इक्वल्स टू user@123 है क्या? अगर ये दोनों भी कंडीशंस ट्रू होती है, इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, तो फिर इसके आगे उन्होंने बताया है कि हाँ, डिस्प्ले अ 4 डिजिट रैंडम नंबर एंड आस्क यूजर टू एंटर द सेम। करेक्ट। अब अपने पास रैंडमाइजर नहीं है। देयर इज वन कंसेप्ट नोन एज रैंडमाइजर, जिसकी हेल्प से हम कोई भी रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकते हैं। अभी अपने पास वो नहीं है, तो हम हार्ड कोडेड नंबर दे सकते हैं क्या? डिस्प्ले करना है, राइट? एज वी ऑल नो, डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट लगता है भाई सिर्फ। तो अगर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड करेक्ट है, तो यहाँ पे एक मैसेज दे दो, एंटर बिलो नंबर एज इट इज। ठीक है, ये मैसेज प्रिंट किया। सेकेंड प्रिंट की हेल्प से यहाँ पे वो नंबर दे दो, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4। प्रिंट की हेल्प से सिर्फ वो स्ट्रिंग एज इट इज डिस्प्ले करनी है। ठीक है, फिर यूजर वो नंबर एंटर करेगा। यूजर एंटर करेगा तो उसके लिए वेरिएबल चाहिए। सो नंबर इज इक्वल्स टू इंटीजर, इंटीजर लो या स्ट्रिंग लो, दोनों भी चलेगा। इंटीजर इनपुट, और यहाँ पे लिखो एंटर अबव नंबर। ठीक है, तो जो भी नंबर है वो यूजर एंटर करेगा। वी जस्ट हैव टू चेक इफ यूजर ने एंटर किया हुआ नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 2 3 4 है क्या। इफ यस, देन लॉग इन सक्सेसफुल, एल्स लॉग इन फेल। ठीक है। सी, मैं ना बहुत बार इफ एल्स वेरिएबल डिक्लेरेशन ये चीजें लिखती नहीं हूँ। जब आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं कोई क्वेश्चन, तो मैं बस छोटा सा स्निपेट लिखती हूँ। बट प्लीज कभी भी मेरा कोड एज इट इज मत लिखना ऐसे सिनेरियोज में, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है। बीच में बहुत सारी गलतियां हैं, इफ लिखा ही नहीं है, यूजर आईडी पासवर्ड इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर ही नहीं किया है। ठीक है, तो जब भी मैं आपको कोड या कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी, जो भी कोड मैं यहाँ पे लिखती हूँ वो इनकम्प्लीट होता है। मेक श्योर कि आप वो कंप्लीट करके लिखोगे। सॉरी, 7 एंड 8 आर सेम, बस 7th क्वेश्चन में हम चेक कर रहे हैं सिर्फ यूजर आईडी एंड पासवर्ड करेक्ट है क्या। 8th क्वेश्चन में उसमें हमने एक एक्स्ट्रा मसाला ऐड कर दिया कि भाई आप ओटीपी भी डालो, चेक करेंगे ओटीपी करेक्ट है क्या। ओटीपी या फिर वो कैप्चा, आई एम नॉट रोबोट के लिए। ठीक है, चलो 13th क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो।
ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, सॉरी सॉरी। हाँ, सो अपने पास कोई तो इलेक्ट्रिसिटी बिल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लेती हूँ। टोटल यूनिट कहते हैं ना उसे। सो टोटल यूनिट इज इक्वल्स टू 340, ऐसा अपना बिल आया है। तो उन्होंने क्या बताया, जो फर्स्ट 50 यूनिट्स है ना, उसके लिए आपको 0.50 रुपीज ही अप्लाई करने फॉर पर यूनिट। सो व्हाट आई विल डू, सिंपली इसे हम लिखेंगे इफ टोटल यूनिट इज ग्रेटर देन नहीं, लेस देन और इक्वल्स टू 50 है, सॉरी नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 है। ठीक है, टोटल यूनिट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 है। सो व्हाट आई विल डू, सिंपली यहाँ पे मैं लिखूंगी 50 इंटू 0.5, क्योंकि पर यूनिट 0.5 है, तो 50 यूनिट के लिए 50 इंटू 0.5 करना होगा। और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन P1 इज इक्वल्स टू, अब P1 इज इक्वल्स टू 50 इंटू 0.5 कर दिया, लेकिन अब 340 ये जो टोटल यूनिट्स थे उसमें से 50 यूनिट्स कम हो गए। सो टोटल यूनिट की जो वैल्यू थी वो अपडेट हो जाएगी। टोटल यूनिट इज इक्वल्स टू टोटल यूनिट माइनस 50 करेंगे, क्योंकि फर्स्ट 50 यूनिट्स का कैलकुलेशन यहाँ पे हो गया। ठीक है, सेकेंड सिनेरियो में सेम चीज। क्लियर हो रहा है? एक्चुअली यहाँ पे इफ की कंडीशन भी नहीं आएगी, ये कंटिन्यूएशन में आप कर सकते हो। अब बस पहले इतना ही चेक करो कि टोटल यूनिट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है क्या। फिर P2 इज इक्वल्स टू अगेन सेम सिनेरियो, सेकेंड है आई थिंक फॉर नेक्स्ट 100 यूनिट्स। 50 के बाद जो नेक्स्ट 100 यूनिट्स है उसके लिए प्राइस है 0.75। तो यहाँ पे हमें P2 इज इक्वल्स टू 100 इंटू 0.75 करना है। This is the P2. Again, we will update the total unit. So total unit is equals to total unit minus 100, क्योंकि नेक्स्ट 100 के लिए हमने ये कैलकुलेशन लिखा। देन उन्होंने बताया है फॉर नेक्स्ट 100 अगेन 1.20, 100 के बाद जो 100 है उसके लिए 120, देन उसके अबव जो है अंटिल 250 तो वहां पे 1.50। जस्ट मेक श्योर कि हर एक कैलकुलेशन में, जैसे मैंने कहा, ये यहाँ पे नहीं आएगा, वेट, ये ऐसे ही रहेगा। बस आपको इतना चेक करना है कि टोटल यूनिट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, बोथ दी कंडीशंस। इफ टोटल यूनिट इज ग्रेटर देन 0 है तो ये आगे के ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करो। ठीक है, ऐसे कब तक करना है, जब तक टोटल यूनिट ग्रेटर देन 0 है। ये हो गया फर्स्ट 50 के लिए कैलकुलेशन। ये नेक्स्ट 100 के लिए सेम कैलकुलेशन आएगा, उसके आगे के जो नेक्स्ट 100 है उसके लिए। सो अगेन टोटल यूनिट ग्रेटर देन 0 है क्या, इफ यस तो 100 इंटू, अब होता क्या है, एग्जाम्पल ये लेने का रीजन देखो क्या है। यहाँ पे मैंने 50 माइनस कर दिया, टोटल था अपने पास 340। 340 से अगर 50 चले जाते तो कितने रहेंगे, 290, करेक्ट। उसमें से 100 चले गए, अब यहाँ पे कितने बचे, 190। यहाँ पे 290 है, यहाँ पे 190 है। यहाँ से अगर फिर से 100 चले जाते हैं तो यहाँ पे बच जाएंगे 90, राइट। अब आगे की कंडीशन देखो, उन्होंने बताया है फॉर यूनिट अबव 250 रुपीज 1.50 पर यूनिट, फॉर यूनिट अबव 250 रुपीज 1.50 पर यूनिट, ये चार्जेस अप्लाई करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 50, 100, 100, 250 यूनिट्स कवर हो चुके हैं। इसके आगे जितने भी यूनिट्स बचते हैं उसके लिए आपको 1.50 रुपीज ये चार्जेस अप्लाई करने।
अब कितने यूनिट्स बचे ये कैसे पता चलेगा आपको? ये हमें पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ टोटल यूनिट वेरिएबल। बस चेक करो, इफ टोटल यूनिट इज ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे आपकी फोर्थ प्राइस कैलकुलेट होगी, दिस इज 3, दिस इज योर प्राइस 4 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम डायरेक्टली 100 या 50 नहीं लिख सकते, तो फिर यहाँ पे क्या लिखना होगा, वी हैव टू राइट रिमेनिंग टोटल यूनिट्स इनटू 1.50 रुपीज। यहाँ पे चार्जेस थे 1.20 रुपीज। क्लियर हो रहा है? तो जितनी भी टोटल यूनिट्स रिमेनिंग है लास्ट में उसे 1.50 से मल्टीप्लाई करो, आपको P4 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 340 प्राइस थी, तो ठीक है, अच्छे से काम हो रहा है। बट इफ यहाँ पे अपने पास यूनिट रहता 230, टोटल यूनिट रहती 230, 230 से 50 चले जाते, यहीं पे आपको आंसर मिल जाता 180। करेक्ट? 180 से यहाँ पे 100 चले जाते तो यहाँ पे कितने यूनिट्स बचते? सिर्फ 80 यूनिट्स। अगर यहाँ पे आपके पास सिर्फ 80 यूनिट्स रिमेनिंग है तो 100 इंटू 1.20 करना करेक्ट है क्या? क्या लगता है, ये सही है? इफ योर टोटल यूनिट इज 230, पहले 50 यूनिट्स का कैलकुलेशन हो गया, उसके बाद 100 यूनिट्स का कैलकुलेशन हो गया, लास्ट जितने यूनिट्स बचे वो सिर्फ 80 यूनिट्स है, लेकिन P3 की प्राइस कैलकुलेट करते समय मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 100 इंटू 1.20, तो ये करेक्ट है क्या? नो। अब यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स पिक्चर में आ गया। नेस्टेड इफ एल्स कैसे पिक्चर में आएगा? यू हैव टू चेक इफ आपका P1 ग्रेटर देन 50 है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50, तो ये वाला कैलकुलेशन होगा। ठीक है, ये दो कैलकुलेशंस होने वाले। इफ इफ टोटल यूनिट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 है तो ये दो लाइंस एग्जीक्यूट होगी। बट अगर आपके टोटल यूनिट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 नहीं है, सो एल्स में वी विल जस्ट राइट P1 इज इक्वल्स टू टोटल यूनिट इंटू 0.5। अब पूरे टोटल यूनिट्स के लिए कैलकुलेशन अगर हो जाता है सो ऑब्वियसली योर टोटल यूनिट विल बिकम 0। समझ में आ रहा है? जैसे आपने यहाँ पे 50 के लिए क्रॉस चेक किया, सेम यू हैव टू डू फॉर 100, दिस 100 एंड अबव 250। ओके, अबव 250 के लिए ये करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम वो मैनेज कर रहे हैं। बस ये जो 50 वाली कंडीशन है सेम हमें 100 वाले कंडीशन के लिए भी अप्लाई करनी होगी। क्लियर है? ओके, अब मुझे आपको ईफेल्स के थोड़े से मतलब ईफेल्स के बारे में कुछ चीजें बतानी थी, जो इंडेंटेशन के बारे में मैं कल बात कर रही थी, राइट? तो इंडेंटेशन मेंटेन नहीं करेंगे तो होता क्या है वो बताते हैं, वो देखते हैं पहले। भाई ऑपरेटर्स तो बंद हो जा। हाँ, सो डेमो 5.py, यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर एग्जाम्पल नंबर इज इक्वल्स टू 19। मैं चेक कर रही हूँ इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10 है तो यहाँ पे प्रिंट लाइन 1, देन प्रिंट लाइन 2,
प्रिंट लाइन 3, ओके। लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 ये चीजें प्रिंट करनी है अगर नंबर ग्रेटर देन 10 है तो। एल्स यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6। जस्ट कॉपी पेस्ट, यहाँ पे आएगा लाइन 5, लाइन 6 एंड लाइन 7, ठीक है। या तो 1 2 3 प्रिंट होगा या फिर 5 6 7 प्रिंट होगा बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो नंबर ग्रेटर देन 19 है तो ऑब्वियसली लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 ये चीजें प्रिंट हो गई। गलती से इंडेंटेशन मिस हो गया, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है। इफ नम ग्रेटर देन 10 लिखा है, प्रिंट लाइन 1 लाइन 2 किया एंड प्रिंट लाइन 3 ये लिखते समय इंडेंटेशन ही नहीं दिया। एज यू कैन सी एल्स ब्लॉक को एरर आ रहा है, करेक्ट। अब होता क्या है वो देखो, आप मल्टीपल इफ ब्लॉक लिख सकते हो, ठीक है। एक ही फाइल में आप मल्टीपल इफ ब्लॉक लिख सकते हो, लेकिन आप सिर्फ एल्स ब्लॉक नहीं लिख सकते। We can write multiple if block, we can write multiple if block in code, but we cannot write else block without if block। स्टेटमेंट नोट किया, we cannot write else block without if block। ओके, क्लियर है स्टेटमेंट। लेकिन आप तो कहोगे कि मैम ऊपर तो हमने इफ ब्लॉक लिखा है उसके बाद ही एल्स ब्लॉक लिखा है, राइट। लेकिन जब यहाँ पे आप इंडेंटेशन नहीं देते हो तो विदाउट इंडेंटेशन जो भी लाइन आप लिखते हो इट बिकम्स नॉर्मल लाइन ऑफ कोड। विदाउट इंडेंटेशन इफ वी राइट एनी लाइन देन इट विल बिकम, इट इज नॉर्मल लाइन ऑफ कोड, नॉर्मल लाइन ऑफ कोड। सो उनका कहना है इफ ब्लॉक के तुरंत बाद एल्स ब्लॉक होना चाहिए, इफ ब्लॉक के तुरंत बाद देयर शुड बी एल्स ब्लॉक, ठीक है। आपने इफ ब्लॉक लिखा, बीच में कोई तो नॉर्मल लाइन ऑफ कोड लिखा और उसके बाद एल्स लिखा, नहीं चलेगा। इफ के इमीडिएट बाद एल्स चाहिए। अभी अभी अपना वैलेंटाइंस वीक कंप्लीट हुआ है, राइट। तो वैलेंटाइंस डे पे हम बोलते हैं ना, वैलेंटाइंस डे पे नहीं, उस पूरे हफ्ते में ही जनरली कमिटमेंट्स होती है, कुछ बातें होती हैं प्यार भरी, जिसमें एक सेंटेंस आता है मैं तुम्हारे सिवा रह नहीं सकता, राइट। हाँ या ना, ये तो सबको पता होता है यार, मैं तुम्हारे सिवा रह नहीं सकता। हाँ, वेरी नाइस। नहीं, यहाँ पे हंसना है, प्लीज थम्स अप मत दो, हंसी आने जैसी बात है, हंसो। सो ठीक है। हाँ, तो वैसे ही एल्स ब्लॉक का है, बेचारा सच में खुद का जो सेंटेंस है ना वो फॉलो करता है। ये एल्स ब्लॉक सच में इफ के सिवा रह नहीं सकता यार, समझ में आ रहा है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे सिवा रह नहीं सकता, और इसके ऊपर जाके हम दोनों के बीच में अगर कोई नॉर्मल लाइन ऑफ कोड आता है तो वो भी मुझे नहीं चलेगा, मुझे बड़ी दिक्कत होगी इस बात से। दोघत तिसरा नहीं चालणार, ठीक है। कबाब में हड्डी बन के आ रहा है वो, उसका सिंपल कहना है भाई नहीं चलेगा, कबाब में हड्डी मत दो। यस। सो इफ और एल्स, अगर एल्स को एरर आ रहा है तो एक ही चीज देखनी है भाई, इफ के बाद जो कोड लिखा है उसका इंडेंटेशन प्रॉपर है या नहीं। इंडेंटेशन में गड़बड़ होगी, दैट मीन्स नॉर्मल लाइन ऑफ कोड आएगा। नॉर्मल लाइन ऑफ कोड आता है, नॉर्मल लाइन ऑफ कोड ट्रीट इट एज अ कबाब की हड्डी, भाई एल्स को प्रॉब्लम होगी। सो मेंटेन दी इंडेंटेशन, ठीक है। अब अगर ये तो लास्ट लाइन के लिए हुआ था तो एल्स ब्लॉक को दिक्कत हुई, लेकिन कभी कभी क्या होता है फर्स्ट लाइन ही हम विदाउट इंडेंटेशन लिख देते हैं। फर्स्ट लाइन ही विदाउट इंडेंटेशन लिखोगे अगेन उसके नीचे सारी चीजों को प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। अगेन
चेक द इंडेंटेशन। कभी भी ऐसे चीजों के लिए एरर आता है, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? इंडेंटेशन मेंटेन हुआ है या नहीं। ठीक है। वीएस कोड की अच्छी बात ये है, अगर आप कोलन देकर एंटर करते हो तो वो विथ इंडेंटेशन ही कर्सर अरेंज करके देता है, तो हमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो ये वीएस कोड इवन अपने नोटबुक में भी ये होता है, जुपिटर नोटबुक में भी ऐसे ही होता है। कोलन देकर अगर आप एंटर प्रेस करोगे, विथ टैब ही आपको वो कर्सर दिखाई देगा, बीच में कहीं पे भी नहीं आएगा। अब ये इफ एल्स लिखा इसलिए हाईलाइट तो होता है। बहुत बार आप क्या करते हो, लिखते हो इफ नम ग्रेटर देन 10, यहाँ पे कोलन दिया, अब इसके बाद एंटर करने के बाद कुछ तो लाइन ऑफ कोड लिखना है, ये भूल ही जाते हो और यही पे डायरेक्टली कुछ तो प्रिंट करते हो, प्रिंट हेलो फॉर एग्जाम्पल, तो ये प्रिंट को एरर देगा। क्यों? क्योंकि आपने इफ ब्लॉक डिफाइन ही नहीं किया। अगर आप यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हो इफ नंबर ग्रेटर देन 10, तो नंबर ग्रेटर देन 10 ये कंडीशन चेक करने के बाद कुछ तो इंप्लीमेंट करना चाहिए ना। तो वो बोलता है पहले इफ नम ग्रेटर देन 10, इस कंडीशन चेकिंग के लिए कुछ तो इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करो, उसके बाद ही आप आगे का कोड लिखो। समझ में आ रहा है? यस। हाँ, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। इफ ब्लॉक डिफाइन कर रहे हो तो इफ के लिए कुछ तो कोड, लाइन ऑफ कोड आपको लिखना ही होगा, तभी उसका मतलब क्या हम कह सकते हैं, वो शांत बैठेगा। ये अपना करेक्ट कोड है। इसके लिए मैंने जो आपको कॉपी दिखाई थी, नॉर्मल लाइन ऑफ कोड जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, वो भी कोड में यहाँ पे लिख के रखती हूँ। बस यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, हाँ, एरर ला कर रखती हूँ और कमेंट करती हूँ, सो आपको ये भी कंडीशन क्लियर हो जाएगी। ठीक है। पाइथन में हमें कुछ भी रूल्स नहीं है। आप एक वेरिएबल में किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, आगे जाकर उसी वेरिएबल में लिस्ट भी स्टोर करोगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। क्योंकि पाइथन इज वेरी वेरी मच डायनामिक लैंग्वेज और बहुत सिंपल है। लेकिन पाइथन ने एक ही बात पे हमें अटकाया है, ऐसा आप कह सकते हो, और वो है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मेंटेन नहीं करते हैं, वो फॉलो नहीं होता है ना, तो पाइथन हमें बड़ी प्रॉब्लम देता है। सो पूरे पाइथन में हमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान से करनी है और वो है इंडेंटेशन। सो प्लीज वहां पे गलती मत करना। ठीक है। इंडेंटेशन क्या होता है वो क्लियर है सबको? वेरी नाइस। हाँ, यही कुछ आपको चीजें बतानी थी if else के बारे में। एज यू ऑल नो कि अपने जो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स है, जिसे हम कंपैरिजनल ऑपरेटर्स वगैरह बोल रहे हैं, वो कौन सी टाइप की वैल्यू दे रहे थे आपको? मतलब नम ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन, ये सिचुएशन अगर करेक्ट है तो इन रिटर्न आपको वैल्यू क्या मिलती थी? इफ नम ग्रेटर देन 10, ये सिचुएशन सही है, तो आपको आंसर क्या मिलता था? परफेक्ट। ट्रू और फॉल्स याद है ना? हाँ, अगर सिचुएशन करेक्ट है तो रिटर्न होगा ट्रू, अगर सिचुएशन गलत है तो रिटर्न होगा फॉल्स। सो बेसिकली यहाँ पे जो डिसीजंस हो रहे हैं वो ट्रू और फॉल्स बुलियन वैल्यूज के बेसिस पे हो रहे हैं। इफ ट्रू देन इट विल एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक, इफ फॉल्स देन इट विल एग्जीक्यूट एल्स ब्लॉक। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ F10 इफ 10 कोलन एंड स्टार्ट द एग्जीक्यूशन, क्या लगता है क्या कोड एग्जीक्यूट होगा? कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इफ या एल्स? इन दिस सिनेरियो विच ब्लॉक विल एग्जीक्यूट?
ओके दिव्यानी। हाँ, आप आंसर दो, मैं सही करेक्ट कर दूंगी उससे। If I write if 10, then which block will execute? If block or else block? चेतन, कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? if ब्लॉक। ओके चेतन। चलो, बाकी सबका क्या आंसर है? दिव्यानी कह रही है एल्स ब्लॉक, चेतन का आंसर है if ब्लॉक। स्नेहल if ब्लॉक, ओके। if block, perfect. If you remember, at the time of logical operators, एक चीज मैंने आपको बताई थी, any non-zero value is true and zero means false, correct? So 10 is a non-zero value. तो मैं अगर if 10 लिखती हूँ, तो हमेशा ध्यान में रखना if 10 की वजह से एरर तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है? ये अच्छी बात है, किसी ने एरर नहीं कहा, एरर नहीं आएगा if 10। if 10 is a non-zero value, that's why if block execute हुआ। अगर मैं यहाँ पे लिखती if 0, as we all know 0 stands for false, if we execute it, it will give you line 5, line 6, line 7। ये ऐसे जो स्निपेट्स है ना, ऐसे कोड्स जो है ना, वो आपको एप्टी के क्वेश्चंस में आते हैं। कोडिंग एप्टी जब रहती है ना, तब ये क्वेश्चंस आते हैं। इवन मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के टाइम पे भी कुछ क्वेश्चंस बताए थे, याद है? 1 and 2, 1 और 2, तो रिजल्ट में कौन सा नंबर स्टोर होगा एंड ऑल। हाँ, तो ये सब अपने कोडिंग एप्टी में रहता है, दैट्स वाई ये जरूरी है। दिखने के लिए ये बहुत सिंपल चिल्लर लगते हैं, अरे ये भी क्या कोड है, कैसा लगता है, बट यस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एप्टी, तो ये हमें करना है। चलो, व्हाट इफ आई राइट -5? यहाँ पे अगर मैंने -5 लिख दिया तो else if, ओके, else, ओके। सेंटेंसेस बहुत बहुत ध्यान से सुनने। एनी नॉन जीरो वैल्यू, just tell me -5 is not equals to 0, what will be the answer? True। इसी का सिंपल क्या मतलब है? -5 is not a zero, -5 is non-zero value, it doesn't matter if it is a positive or negative, non-zero है ना, that's it, non-zero मतलब true, and there we go। ठीक है, ओके, चलो, so shall we start with the coding test everyone? आपको असाइनमेंट्स के क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए हैं, तो ये आप घर पे ट्राई करोगे, मतलब सेशन के बाद कल दिन भर में, चलेगा? यस। टुमारो वी विल स्टार्ट विद द लूप। 2 दिन ईव के लिए है अपने, तो टुमारो वी विल स्टार्ट विद द लूप। कौन सा लूप पहले देखेंगे वगैरह वो कल देखते हैं। जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने करो, अगर फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम आता है तो कल के सेशन में स्टार्टिंग में हम ये क्लियर कर लेंगे, उसके बाद लूप स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके। अब सबसे इम्पोर्टेंट, जस्ट अ मिनट। सी, मतलब आपको मैं गलत लग सकती हूँ,
आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। या आपको मेरा गुस्सा भी आ सकता है, दैट ऑल्सो आई कैन अंडरस्टैंड। हार्श है बट ट्रू है। रीजंस जब तक हम देते रहेंगे ना, हमें रीजंस मिलते रहेंगे, ठीक है। सो आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड प्रेमराज कि आप इतने दिन तक वेब प्रोग्रामिंग कर रहे थे और इमीडिएटली पाइथन में शिफ्ट होना इज नॉट अ इजी थिंग। आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन हमें करना है तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने होंगे। अगर हमें करना है तो हमें एक्स्ट्रा टाइम देकर वो कंटिन्यूएशन में प्रैक्टिस करनी ही होगी। आप वर्किंग हो प्रेमराज? नो। फिर आपका कॉलेज वगैरह चल रहा है? कंप्लीटेड। सो आपके पास टाइम है, प्लीज उस टाइम को यूटिलाइज करो, ठीक है। आप जितने दिन रीजंस देते रहोगे ना, उतने दिन आपको रीजंस मिलेगी ही। लेकिन ये मत करना कभी भी, ठीक है। सो बाकी स्टूडेंट्स अगर 1-2 घंटा देते हैं तो हमें 4 घंटे देने हैं, बट वी हैव टू प्रैक्टिस दैट। डोंट वरी, टेस्ट में इतने भी हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। जो भी चीजें हैं वो सिर्फ ऑपरेटर्स के बेसिस पे हो रही है, इफ एल्स की टेस्ट नहीं है। ट्राई करो, जितना होता है उतना सॉल्व करो। इस टेस्ट पेपर पे, इस कोडिंग टेस्ट पे आपके क्रेडिट पॉइंट्स डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। बेसिकली आपका कोडिंग टेस्ट का रिजल्ट कुछ भी डिसाइड नहीं कर रहा है। ये सिर्फ आपको इतना ही बताएगा कि आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है और कितना टाइम देना है। ना मैं आपको जज करूंगी, ना फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस में से कोई भी आपको जज करेगा, कुछ भी नहीं होगा। इवन इस टेस्ट पेपर का आपके प्लेसमेंट एक्टिविटीज पे भी कुछ भी असर नहीं होने वाला। सो कॉपी मत करना और टेस्ट पेपर सबमिट करने से मत डरना। ओके एवरीवन, ये सबके लिए है, क्लियर है? ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, सो दैट आपको क्लैरिटी आएगी कि भाई अभी तक का टॉपिक कितना अच्छे से कवर हुआ है। इसलिए मैं इमीडिएटली टेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ। नहीं तो फिर क्या होता है, ऑपरेटर्स हो गया, इफ एल्स हो गया, लूप हो गया, अब सब भूल गए। पहले तो भूलना नहीं है, जैसे मैंने बताया रिवीजन करते रहनी है। हाँ। सो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले टेस्ट सबमिट कैसे करनी है वो सुनो, ठीक है। तो ये है आपकी टेस्ट 1। जस्ट अ मिनट। इस टेस्ट 1 में देर आर 4 क्वेश्चंस, ठीक है। आपके पास 4 क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर देना है, आपने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा तो भी चलेगा। जस्ट गिव क्वेश्चन नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपने जो भी कोड लिखा है उसे कॉपी पेस्ट करो। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कोई कोड लिखा है, ये है डेमो 3। तो मैंने इसे कंट्रोल ऑल, यहाँ पे कंट्रोल ऑल कॉपी। ये है अपनी वर्ड फाइल, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा क्वेश्चन 1, एंड क्वेश्चन 1 लिख के यहाँ पे मैंने अपना कोड कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। आई थिंक वीएस कोड इस तरीके से भी कोड कॉपी पेस्ट कर देता है, एज इट इज फॉर नाउ। तो क्वेश्चन 1 और कोड कॉपी पेस्ट किया, क्वेश्चन 2 कोड कॉपी पेस्ट, क्वेश्चन 3 कोड कॉपी पेस्ट। देन while सेविंग, प्लीज सेव इट एज अ पीडीएफ। आप जब इसे सेव करोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसे सेव कर रही हूँ, तो सेव एज में यहाँ पे पीडीएफ लिखो। फाइल को जब आप नाम दे रहे हो ना, तो आपका नाम दे दो, जैसे कि प्रगति राउत टेस्ट 1, ठीक है। प्रगति राउत टेस्ट 1 पीडीएफ फॉर्मेट, एंड लेट सेव इट। तो ये आपके पास पीडीएफ बन के रेडी हो जाएगी। आपको ये पीडीएफ मुझे मेल करनी है। मैं आपको मेरा मेल आईडी प्रोवाइड कर रही हूँ, चैट बॉक्स में दे देती हूँ। उस मेल आईडी पे आपको ये टेस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में सबमिट करनी है, ठीक है।
क्लियर है एवरीवन? टेस्ट सबमिशन में किसी को कोई डाउट है? नो? यस। एंड प्रेमराज, अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे डाउट्स नहीं पूछोगे, ठीक है? नहीं तो मैम कुछ तो बोल देते हैं तो मैं डाउट्स ही नहीं पूछूंगा, प्रॉब्लम्स ही नहीं बताऊंगा, ऐसे बिल्कुल मत करना। नहीं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा और आपके डाउट्स भी सॉल्व नहीं होंगे। ओके। जस्ट मुझे ये बताओ, फॉन्ट विजिबल है? यस। ओके। आपको इस टेस्ट के लिए 1 घंटा है, बट आई डोंट थिंक कि 4 क्वेश्चंस के लिए 1 घंटा लगेगा। लगता भी है तो दैट्स फाइन। स्टार्ट करो। और ये टेस्ट आज रात 12 बजे से पहले सबमिट हो जाने चाहिए। रात के 12 बजे से पहले। ठीक है? मैंने अपना मेल आईडी आपको चैट बॉक्स में दिया है। उस मेल आईडी पे आपको मेल करनी है टेस्ट 1।
एवरीवन, आपको कोड कॉपी करना है ये तो मैंने बता दिया, लेकिन कोड कॉपी करते समय आपको स्क्रीनशॉट भी ऐड करना है, ठीक है? ये जो आउटपुट आता है अपना, इस आउटपुट का स्क्रीनशॉट भी आपको लेना है। जब ये आप आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेते हो, मेक श्योर अपनी राइट कॉर्नर पे जो टाइम स्टैम्प रहता है जिसमें डेट है, टाइम है, तो स्क्रीनशॉट लेते समय वो डेट और टाइम भी वहां पे आना चाहिए। योर स्क्रीनशॉट शुड लुक लाइक दिस। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो जा भाई ओपन। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस स्क्रीनशॉट में, यहाँ पे नीचे टाइम स्टैम्प दिख रहा है, करेक्ट? ये टाइम स्टैम्प दिखना चाहिए कंपल्सरी। आप मुझे टेस्ट रात 12 बजे तक सबमिट कर सकते हो, लेकिन टेस्ट अभी कंप्लीट होनी चाहिए। आपकी 8:30 या 8:45 तक आपकी ये टेस्ट कंप्लीट हो जानी चाहिए। जितने क्वेश्चंस होते हैं उतने क्वेश्चंस कंप्लीट करो। स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना, स्क्रीनशॉट के बेसिस पे मुझे पता चलेगा आपने टेस्ट कब सॉल्व किए। हाँ, सो कभी भी कर सकते हैं ऐसा सोच के, मीटिंग वगैरह लेफ्ट मत करो यार प्लीज।
सबूरी, स्नेहल, चेतन, प्रेमराज, अंकिता एंड दिव्यानी। कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हुए आपके? 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस, ओके, नो प्रॉब्लम। अभी के लिए हम मीटिंग स्टॉप करते हैं और आप भी खाना खा लो, ठीक है? आपका आई थिंक 9 बजे एफटी का सेशन है। सो जहाँ पे हो वहां पे होल्ड करो, अभी तक जितने क्वेश्चंस हुए उसके स्क्रीनशॉट लेकर रखो एंड रात को वो सॉल्व करना, ठीक है? 10-11 बजे जब टाइम मिलेगा, लेकिन मेक श्योर कि आप 12 बजे से पहले ये टेस्ट सबमिट करोगे। ओके? यस। स्क्रीनशॉट लिया है आप सबने? नहीं लिया? ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, हाँ, स्क्रीनशॉट लो एंड जैसे ही हो जाता है डी फॉर डन टाइप कर दो। ओके, नाइस। चलो एवरीवन, बाय बाय। कल मिलते हैं।